हेलो फ्रेंड, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होकर पढ़ रहे होंगे। अब देखो, कल अपना चल रहा था रॉबर्ट गेने का। रॉबर्ट गेने के अपन ने 4 पार्ट देख लिए थे। आज रॉबर्ट गेने के नेक्स्ट देखते हैं। कल अपना बीच में एक स्लाइड मिस थी तो उस कारण से अपन नहीं देख पाए थे आगे का। बाकी तो कल रॉबर्ट गेने पूरा कर लेते हैं, लेकिन आज रॉबर्ट गेना को पूरा करके आगे चलते हैं। ठीक है ना? आज अधिगम पठार पे चलेंगे अपन। चलिए, और रॉबर्ट गेने का नंबर 5 पॉइंट आता है। पाँचवा, 4 बातें अपन कल कर चुके थे, 4 पॉइंट्स तक। पाँचवा पॉइंट आता है रॉबर्ट गेने के अनुसार, 4 पॉइंट कौन कौन से? 1 नंबर संकेत अधिगम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से जोड़ते हैं। 2 नंबर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्किनर से जोड़ते हैं। 3 नंबर श्रृंखला या क्रमिक अधिगम जिसको गुथरी से जोड़ते हैं। और 4 नंबर शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम जिसको डेवी नासुबल से जोड़ते हैं। नंबर 5 बहुभेदीय अधिगम। बहुभेदीय अधिगम क्या होता है? इसमें बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में रंग, आकृति आदि सभी में अंतर करना सीख जाता है। बहुविभेद यानी बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस करना, बहुत सारी चीज़ों में विभेद करना। किस किस में? इसमें बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में, रंग में, आकृति में आदि सभी में अंतर करना सीख जाता है। इसमें बालक बहुत सारे विकल्पों में से किसी सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना सीख जाता है। यानी सिंपल सी बात क्या कि जब ऐसा क्वेश्चन आए, क्या कैसा क्वेश्चन आए कि एक बच्चा, पहले इसको एक बार वापस देखिए, लास्ट लाइन क्या बोली मैंने कि जब इसमें बालक बहुत सारे विकल्पों में से किसी सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना सीख जाता है। यानी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई बच्चा मल्टीपल, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, कोई बच्चा मल्टीपल चॉइस, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, अब देखिए, जब कोई बच्चा मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होता है, कैसे वाला? मल्टीपल चॉइस वाला। तो मल्टीपल चॉइस वाले में से किसी एक ऑप्शन का सिलेक्शन करता है, किसी एक ऑप्शन का सिलेक्शन करता है, तो कौन से? अधिगम की बहुविभेद का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है? अधिगम के बहुविभेदीय नियम का पालन करता है। ओके, कौन से का? जब बच्चा मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मतलब अपने आप क्या करता है, उनमें से किसी एक ऑप्शन का सिलेक्शन करता है। तो कौन से का करता है? अधिगम के बहुविभेदीय रॉबर्ट गेने के बहुविभेद अधिगम का पालन करता है। नेक्स्ट उसके बाद 6 नंबर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम क्या होता है? एग्जैक्टली देखिए क्या होता है इसकी मीनिंग। प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम, इसमें पूर्व अनुभव व पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। किसको? पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है तथा उसी के आधार पर बालक जीवन में नवीन या नए ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी जिसमें प्रत्यय संप्रत्यय का मतलब होता है इसमें पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। पूर्व ज्ञान को जिसमें महत्व देते हैं और उसके आधार पर बालक क्या करता है कि जीवन में नए ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वो क्या होता है? प्रत्यय संप्रत्यय अधिगम होता है। कैसे? इसमें 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? वर्गीकरण, पृथक्करण और सामान्यकरण। वर्गीकरण, पृथक्करण और सामान्यकरण। अब एक एक पॉइंट देखते हैं। कौन सा? सबसे पहले वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन, पृथक्करण और सामान्यकरण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटना। जो विषय वस्तु होती है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी जो भी आपकी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटना। और 2 नंबर होता है पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है? विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से अलग करना। वर्गीकरण यानी छोटे छोटे भागों में बांटना। पृथक्करण यानी विषय वस्तु को दूसरे अन्य सब्जेक्ट से क्या करना, उसको अलग करना। और सामान्यकरण होता है विषय वस्तु के संदर्भ में सर्वोत्तम निष्कर्ष निकालना। 1 नंबर होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है? जो विषय वस्तु होती है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 2 पृथक्करण। पृथक्करण में क्या होता है कि एक विषय, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से क्या करते हैं? अलग करते हैं। एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से अलग करते हैं। और तीसरा सामान्यकरण होता है कि जो मतलब टोटल विषय वस्तु है ना, उस विषय वस्तु के संदर्भ में एक सर्वोत्तम निष्कर्ष निकालते हैं। सर्वोत्तम निष्कर्ष निकालना ये किस में आता है? ये आता है प्रत्यय संप्रत्यय अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। कितने, कौन कौन से? संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेद और प्रत्यय और संप्रत्यय। 6 पार्ट हो गए। नंबर 7,
और कैसे याद रखेंगे इसको? इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है। कैसे? ऐसे बोलते हैं ना, वापस, किसी को वापस बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? वापस। वापस मतलब वे का मतलब वर्गीकरण, पे का मतलब पृथक्करण, और से का मतलब सामान्यकरण। और ये किसने दिया? रॉबर्ट यानी कि प्रत्यय संप्रत्यय। यानी देखो, किसको? प्रत्यय को वापस बुलाओ। प्रत्यय संप्रत्यय को क्या बोला? वापस। वर्गीकरण, पृथक्करण और सामान्यकरण। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, यानी रॉबर्ट यानी के 6 पार्ट हो गए। नंबर 7 आता है उसके बाद, नियम या सिद्धांत अधिगम। नंबर 7, नियम या सिद्धांत अधिगम होता क्या? देखिए, नियम या सिद्धांत अधिगम क्या था? इसके आधार पर बालक नियमों व सिद्धांतों को समझ सकता है। जैसा नाम वैसा काम। नियम या सिद्धांत का मतलब इसके आधार पर बालक किसको समझेगा? नियम और सिद्धांतों को समझेगा, तथा नए नए नियमों व नए नए सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकता है। जैसे विज्ञान और गणित में, व्याकरण में इनके नियम बनाना। यानी नए नियम या सिद्धांतों को सीख सकता है और नए नए नियम और नए नए सिद्धांतों का निर्माण भी किसके अकॉर्डिंग करता है? इसी रॉबर्ट यानी कि इस नियम या सिद्धांत के अधिगम के अकॉर्डिंग करता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट वो कौन सा है? वो है समस्या समाधान अधिगम। लास्ट 8वां, समस्या समाधान अधिगम। यह सबसे उच्च स्तर का अधिगम होता है। रॉबर्ट यानी के अनुसार बताए थे मैंने, शुरू के 4 निम्न स्तर के जो कल तक हो चुके हैं, अंत के 4 उच्च स्तर के जो भी चल रहे हैं। यानी सबसे उच्च स्तर का कौन सा हो गया? समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्च स्तर का है। कैसे स्तर का है? सबसे उच्च स्तर का अधिगम है। और इसमें बालक विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों को शामिल किया जाए। बालक की जो विभिन्न प्रकार की, उच्च स्तर का है तो मतलब मेंटल जो उसकी जो पावर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ में, इसमें यूज़ में होगी। यानी इसी के आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए किसका यूज होता है? मानसिक शक्तियों का यूज होता है। और यह सबसे उच्च स्तर का अधिगम होता है। समस्या समाधान अधिगम में लक्ष्य प्रवणता को CL हल के साथ जोड़ा जाता है। लक्ष्य प्रवणता यानी किसी को लक्ष्य कितनी बार, मतलब लक्ष्य की मतलब वो स्लोप क्या है, लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, उसकी स्लोप कितनी है। स्लोप यानी उसकी ढाल। स्लोप एग्जैक्टली प्रवणता क्या होती है? ढाल होती है किसी चीज़ की। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपकी ढाल कितनी है, आप किस तरीके से आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इसको किसके साथ जोड़ता है? समस्या समाधान के इस लक्ष्य प्रवणता को CL हल के साथ जोड़ा जाता है। ये रॉबर्ट गेने का अधिगम का पार्ट पूरा। रॉबर्ट गेने के अधिगम के अनुसार अधिगम 8 प्रकार का कौन सा? पहला संकेत, किसके अनुसार? SP पावलाव के साथ जोड़ते हैं। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, किसके साथ? स्किनर के साथ जोड़ते हैं। तीसरा श्रृंखला, गुथरी। चौथा शाब्दिक साहचर्य, आसुबेल। पांचवा बहुविभेद यानी अंतर मतलब मल्टीपल चॉइस वाला। 6 नंबर प्रत्यय संप्रत्यय, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन से? वापस यानी वर्गीकरण, पृथक्करण और सामान्यकरण। नंबर 7 उसके बाद आता है नियम या सिद्धांत। इसमें नए नए नियमों, नए नए सिद्धांतों की बात करता है। लास्ट इज समस्या समाधान, सबसे हाई क्वालिटी का, और इसको CL हल के साथ जोड़ते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। गॉट द पॉइंट? ये रॉबर्ट गेने का अधिगम कंप्लीट। यानी सिंपल सी बात है, 2 शब्दों में क्या? इन शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज। रॉबर्ट गेने की बुक कौन सी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। गेने ने अधिगम के प्रकार बताए 8। कितने प्रकार बताए? 8। गेने के अनुसार निम्न स्तर का अधिगम, सबसे निम्न स्तर का अधिगम संकेत या अनुबंध अधिगम, संकेत या अनुबंध अनुक्रिया अधिगम। और सबसे उच्च स्तर का समस्या समाधान अधिगम। सबसे निम्न स्तर का संकेत वाला और सबसे उच्च स्तर का समस्या समाधान। नेक्स्ट, गेने ने कौन से अधिगम को? पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन से जुड़ा है संकेत अधिगम। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत जुड़ा है उद्दीपक अनुक्रिया। शाब्दिक साहचर्य वाला जुड़ा है आसुबेल से। और मल्टीपल चॉइस वाला बहुविभेद होता है। और संप्रत्यय अधिगम 3 भागों में बांटता है, वर्गीकरण, पृथक्करण और सामान्यकरण। और समस्या समाधान को की लक्ष्य प्रवणता को CL हल से कनेक्ट किया जाता है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन बनते हैं इससे, किससे? अपने रॉबर्ट गेने से। नाउ राइट डाउन द हेडिंग, अधिगम पठार, लर्निंग डिसएबिलिटीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आता है। अधिगम पठार, लर्निंग डिसएबिलिटीज। सॉरी, अधिगम पठार का प्रतिपादन किया था सैमुअल क्रिक ने। अधिगम पठार जो है, अधिगम पठार, इसका प्रतिपादन किया था सैमुअल क्रिक ने। होता क्या है? अधिगम पठार होता है सीखने के दौरान आने वाली बाधाओं को
अधिगम पठार कहते हैं। सीखने के दौरान लर्निंग के टाइम जो बाधाएं आती है ना, उनको अधिगम पठार कहते हैं। कैसे कि अधिगम अयोग्यता आंतरिक होती है जो तंत्रिका तंत्र या, एक मिनट इसको जूम और करता हूँ, आई थिंक हो जाएगा, जूम काफ़ी हो जाएगा अभी तक तो। हाँ अब अच्छे से दिखे, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। यानी अधिगम अयोग्यता आंतरिक होती है जो तंत्रिका तंत्र या उसकी दुष्क्रियता, दुष्क्रियता में शय दूसरे वाला आता है, दुष्क्रियता नहीं है ये, मिसप्रिंट है ये अरे एग्जैक्टली मतलब कुछ अशुद्धि हो जाती है, दुष्क्रिया। ओके, ये क्या होता है, ये यहाँ पे दुष्क्रिया लिखा हुआ है, यानी अधिगम अयोग्यता आंतरिक होती है जो तंत्रिका तंत्र या उसकी दुष्क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात अधिगम के प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं, समस्याओं और कठिनाइयों को अधिगम पठार कहते हैं। को क्या कहते हैं, अधिगम पठार। यानी एग्जैक्टली इसमें से एक लाइन मिस है, उस लाइन को देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन सी लाइन मिस है, ये लाइन मिस है। क्या क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अधिगम पठार से डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा अधिगम पठार है, और एक ऑप्शन ऐसा आएगा, हाँ पेपर सेट है मतलब एक ऑप्शन ऐसा आएगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन क्या होता है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन ही अधिगम पठार होता है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन ही अधिगम पठार होता है। क्लियर, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन ही अधिगम पठार है, और इसको अधिगम अयोग्यता भी कहते हैं। अधिगम अयोग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी अधिगम पठार का अर्थ है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन या फिर अधिगम में अयोग्यता। क्लियर, ओके। ये अधिगम पठार की मेन डेफिनेशन जो आएगी तो आएगी, ये आएगी, वरना तो आएगी नहीं नेक्स्ट, अधिगम पठार की तो बात होगी। नेक्स्ट क्या है, अधिगम पठार से रिलेटेड, अधिगम पठार के कारण या तो अधिगम स्थिर हो जाता है या अधिगम का पतन हो सकता है, यानी अधिगम में कभी भी वृद्धि नहीं होगी, या तो अधिगम रुक जाएगा और या फिर अधिगम में कमी हो जाएगी, या तो अधिगम रुक जाएगा और या फिर अधिगम में क्या होगी, कमी। अवरुद्ध वर्धन यानी उसका वर्धन, बढ़ोतरी रुक जाती है अधिगम की। अधिगम क्या होता है, बढ़ोतरी रुक जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अधिगम पठार में सभी अधिगम पठार सभी बालकों में पाया जाता है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो सृजनात्मक हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, कैसे भी बालक हो, अधिगम पठार सभी तरह के बालकों में पाया जाता है। अधिगम पठार सभी तरह के बालकों में पाया जाता है। यानी अधिगम पठार को किससे जोड़ा जाता है, अधिगम पठार को सैमुअल क्रिक से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं अधिगम पठार को, अधिगम पठार को सैमुअल क्रिक से जोड़ते हैं। और अधिगम पठार होता क्या है, जो अधिगम के मार्ग में आने वाले, यानी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम की बढ़ोतरी को रोकने वाला अधिगम पठार होता है। इसको अधिगम अयोग्यता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बालक में मतलब या तो अधिगम स्थिर हो जाता है या फिर अधिगम का डिक्रीजन होता है, मतलब उसकी कमी आती है उसमें। और इसमें अधिगम पठार प्रत्येक बालक में पाया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे कैसा भी बालक हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे तीव्र बुद्धि हो, चाहे कुशाग्र बुद्धि हो, चाहे सृजनशील हो, कैसा ही बालक हो, सब में अधिगम पठार पाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है अधिगम पठार के रीज़न क्या क्या है, कारण क्या क्या है। अधिगम पठार के कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, कौन कौन से, देखिए ध्यान से। अधिगम पठार के कारण कौन कौन से हैं। कारण नंबर 1, बालक का शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। यदि बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह अधिगम पठार का सबसे बड़ा कारण है। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी, बालक का शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। यदि कोई बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसमें अधिगम पठार है, अधिगम पठार हो सकता है। नंबर 2, बालक में कोई भी मानसिक रोग होना। जैसे मानसिक रोग कैसे, तनाव, दुश्चिंता,
भगनाशा, तनाव, दुश्चिंता, बगनासा आदि। यानी बालक में कोई भी मानसिक रोग जैसे जैसे तनाव होता है, दुश्चिंता होती है, बगनाशा होती है, ये सब बालक में नहीं होने चाहिए। मतलब ये सब बालक में होंगे तो बालक किसका होता, वो अधिगम पठार के कारण है। नंबर 3, जैसे तनाव है, दुश्चिंता है, बगनाशा है, दबाव है, संघर्ष है, ये सभी किस में आते हैं, अधिगम पठार में। नेक्स्ट, विषय वस्तु के आकार का बड़ा होना तथा उसकी प्रकृति का कठिन होना। यानी जो विषय वस्तु है, जो आपका उसका सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर का साइज़ का बड़ा होना, उसके आकार का बड़ा होना, और बालक उसके क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, कठिन होती है। विषय वस्तु का आकार बड़ा होगा और उसकी प्रकृति यदि कठिन होगी तो बालक में कैसे होगा, अधिगम पठार होगा। बालक में क्या होगा, अधिगम पठार होगा। ओके, नेक्स्ट, बालक में इच्छा शक्ति, संकल्पना शक्ति और रुचि का अभाव होना। यानी या तो बालक की इच्छा नहीं है, या बालक कुछ चीज़ को मतलब वो कहते हैं संकल्पना नहीं कर सकता, या उसकी बालक की रुचि का अभाव होता है, यानी उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता बालक, तो क्या होता है, बालक में अधिगम पठार होता है। ओके, नेक्स्ट है, बढ़ती हुई आयु का प्रभाव होता है। अधिगम में क्या होता है, उम्र का इफेक्ट पड़ता है। छोटा बच्चा ज़्यादा सीखता है, मतलब जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वैसे वैसे कम सीखता जाता है। शुरुआत में को बचपन में सीखी हुई बातें कुछ बहुत सारी आज भी याद आती हैं, लेकिन अब सीखी हुई बातें बहुत सारी नहीं याद रहती। यानी बढ़ती हुई उम्र का प्रभाव होता है। असंगत आवश्यकताओं का अधिक होना है। जो भी आपकी जो डिमांड्स हैं, असंगत आवश्यकता मतलब आपकी जो डिमांड्स हैं, कौन सी डिमांड, जो मतलब ऐसे यूँ फालतू की डिमांड्स हैं, उनका अधिक होना, असंगत आवश्यकताओं का अधिक होना। और अंतिम, उचित वातावरण का अभाव होना। क्या होना, उचित वातावरण का अभाव होना, उचित वातावरण का अभाव होना। ओके, ये क्या क्या है, ये अधिगम पठार के प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से, यानी बालक में शारीरिक या मानसिक अवस्था जो अस्वस्थ है वो भी अधिगम पठार के कारण है। दूसरा, बालक में कोई भी मानसिक रोग है, जैसे तनाव है, दुश्चिंता है, बगनाशा है, दबाव है, संघर्ष है, ये सभी क्या होता है, अधिगम पठार के कारण। विषय वस्तु के आकार का बड़ा होना और उसका मतलब जो कठिन होना, उसकी प्रकृति, वो भी क्या होता है, अधिगम पठार के कारण। बालक में इच्छा शक्ति, संकल्पना शक्ति और रुचि का अभाव होता है, वो भी अधिगम पठार के कारण है। बढ़ती हुई उम्र का प्रभाव, उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ अधिगम कम होता जाता है। नेक्स्ट, असंगत आवश्यकताओं का अधिक होना, असंगत आवश्यकताओं उसकी मतलब डिमांड्स ज़्यादा होती हैं वो भी। और अंतिम, उचित वातावरण का अभाव होना भी अधिगम को प्रभावित करता है। ये अधिगम प्रभाव के कारण। अब अधिगम पठार के कितने हैं, लगभग 18 है टोटल। अपने को 18 पढ़ने, लेकिन याद 7 रखने। पढ़ने 18 हैं बट याद 7 रखने। कौन कौन से, नंबर 1, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, देखो सबसे पहले लेक्सिया हम देखेंगे तो लिखने हमारे चिपकाएंगे कि डिसलेक्सिया मतलब लिखने का नहीं। एक वर्ड ध्यान रखो, क्या हो रहा है इसके, कहाँ जा रहे हैं, ये ध्यान रखो, लेक्सिया और पठन। यानी डिसलेक्सिया एक तरीके का पढ़ने संबंधी या फिर पठन विकार है। ठीक है, डिसलेक्सिया एक तरीके का पढ़ने संबंधी या पठन विकार है। कैसा विकार है, डिसलेक्सिया एक तरीके का पढ़ने संबंधी या फिर पठन विकार है। कैसा विकार है, पढ़ने संबंधी या फिर पठन विकार है। डिसलेक्सिया को बोलते हैं शब्दों की गरीबी। कैसी गरीबी, शब्दों की गरीबी। किसकी गरीबी, डिसलेक्सिया मीन्स शब्दों की गरीबी। डिसलेक्सिया का शाब्दिक अर्थ। डिसलेक्सिया की सर्वप्रथम पहचान की थी ओसवाल्ड बर्खा ने। किसने, ओसवाल्ड बर्खा ने। और सर्वप्रथम इसका नाम दिया रुडोल्फ बर्लिन ने। यानी डिसलेक्सिया क्या होता है, इस शब्द की सर्वप्रथम खोज, इस डिसलेक्सिया की सर्वप्रथम खोज की थी ओसवाल्ड बर्खा ने और इसका नाम दिया था रुडोल्फ बर्लिन ने। ओके, ठीक है। इसे मानसिक कार्यों या कृत्यों के विभेद का परिणाम माना जाता है। यानी जो हमारे मानसिक कार्य और जो मानसिक कृत्य होते हैं ना, उनमें जो विभेद आता है उसी का क्या होता है, उसी का परिणाम आता है। मानसिक कार्यों और मानसिक संप्रत्तियों का क्या होता है, मानसिक जो कृत्य होते हैं उनका विभेद का कारण माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक मिलते जुलते शब्दों में अंतर करना, उनको मिलते जुलते शब्दों या फिर समानार्थी शब्दों को सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है। बालक जो मिलते जुलते शब्द हैं या फिर जो समानार्थी शब्द हैं उनको सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है। कौन नहीं पढ़ पाता, बालक। कैसे शब्दों को, मिलते जुलते शब्दों को और
समानार्थी शब्दों को सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है, या बालक उनका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता है, या बालक उनका उच्चारण क्या नहीं कर पाता है, सही ढंग से नहीं कर पाता है। जैसे बालक टे को तय बोल देता है, टे को तय वैसे बोलते ना कि टमाटर, टमाटर को टमाटर बोल देगा, ऐसे बोलते हैं टमाटर या कमा, जैसे मतलब कुछ ही बोल देगा, टे को तय बोल देगा। ले को रे बोल देता है, ले को रे बोल देता है। जैसे शाह होता है, ऐसे डब्लू शाह होता है, इसका मतलब वोज बोल देगा, इसको क्या बोल देगा, वोज। लड़की को लकड़ी बोल देगा। 79 को मतलब जैसे ये होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पता कहाँ होता है, कुछ लोग इनमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, 69, 79 और 89। कुछ लोगों को पूछो 69, 79 और 89। 69 देखो, हित्तर यानी 70, 79 यानी 80, और 89 नए मतलब 90, 89, सिंपल सी बात। 69, 79, 89, क्लियर, ओके। तो यानी इनमें क्या होता है, बालक को जो जो समानार्थी शब्द होते हैं, जो समानार्थी जो दिखने में समान लगते हैं, मतलब ऐसे समानार्थी से लगते हैं, उनमें चेंजेस कर देता है। जैसे टै को तय बोलते हैं, जैसे कोई भी होता है वर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपस में चेंज कर देते हैं। अब हम कई बार खुद बोल देते हैं, जैसे अब अचानक मान लो कि बुक में लिखा हुआ लड़की, उसको हम लकड़ी पढ़ देते हैं, या फिर लकड़ी लिखा हुआ उसको हम लड़की पढ़ देते हैं। ये क्या तरह होता है, एक तरीके का पठन विकार होता है। इसलिए बोलते हैं ये पठन, ये जो अधिगम संबंधी जो पठार है ना, वो सभी में होते हैं, जितने पीपल्स होते हैं सब में होते हैं अधिगम पठार। नेक्स्ट इसके बाद अगला, हकलाना या तुतलाना। सबसे अब सिंपल सी बात आती है कि जो हकलाना और जो तुतलाना होता है, क्या वो डिसलेक्सिया में आता है? नहीं। हकलाना या तुतलाना डिसलेक्सिया नहीं है, इसका मूल कारण होता है संवेगों की तीव्रता। यानी आप में मानसिक संवेग आपके फास्ट चलते हैं, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज होती है वो स्लो होती है, तो दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, उसकी वजह से आप हकलाते हो, तुतलाते हो। ठीक है। अब आजकल वाला तुतलाना नहीं कि मेरे बाबू ने थाना थाया, वो वाला थाना नहीं, वो मतलब कि बाबू के चक्कर में ये तो हो गया थाना। अब बोलो खाना को, मेरे बाबू ने थाना थाया, हम भाई सब खा लिया, बोल क्या करेगा। तो वो होता है एग्जैक्टली में क्या कि हकलाना और तुतलाना डिसलेक्सिया के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मूल कारण क्या होता है? हकलाने या तुतलाने का मूल कारण होता है संवेगों का तीव्र प्रवाह, यानी आपके संवेग तीव्र चलते हैं, वो उसके कारण आप हकलाते और तुतलाते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बालक में हकलाने की समस्या। अगर बालक में हकलाने की समस्या है तो उस समस्या को सही करने के लिए लिंगुआ लैब होती है। कौन सी? लिंगुआ लैब, जिसको बोलते हैं भाषा प्रयोगशाला, या फिर इसको बोलते हैं प्रवर्धित वाक। प्रवर्धित वाक होती है, इसके द्वारा उसको दूर करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसके जो भी वर्ड्स उसमें कन्फ्यूज, मतलब जहाँ पे उसको ऐसे लगता है हकला रहा है बालक या तुतला रहा है, उसको रिपीट करवाया जाता है, तो ऑटोमेटिक उस चीज़ को क्या होता है, वो उसकी जुबान पे चढ़ जाता है, और जुबान पे चढ़ी हुई चीज़ ऑटोमेटिक अपने सामने आ जाती है। जैसे आपको कोई वर्ड्स ऐसे, हम कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम बार बार बोलते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम वो वर्ड बोलते हैं, बट उसके बावजूद भी हम सामने वाले को दिखता है कि हम ये वर्ड ज़्यादा बोल रहे हैं। जैसे मैं हर एक बात में, सिंपल सा मेरा बताता हूँ, मैं हर एक बात में ओके 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 ये बोलता हूँ, तो ये एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, मेरे को नहीं पता चलता कि मैं ये हर वर्ड बोलता हूँ, बट एग्जैक्टली बात ये होती है कि मैं बोलता जाता हूँ। हकलाना या तुतलाना डिसलेक्सिया नहीं होता, और हकलाने या तुतलाने की समस्या यदि इसको सॉल्व करना है तो प्रवर्धित वाक यानी भाषा प्रयोगशाला या लिंगुआ लैब का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट डिसलेक्सिया मस्तिष्क के बाएं हिस्से से कनेक्टेड होता है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क का जो अपना लेफ्ट पार्ट होता है, कौन सा? बायां हिस्सा, लेफ्ट पार्ट, उससे कनेक्ट होता है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क के बाएं हिस्से से अपना कनेक्ट होता है। ओके। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और बचेगा सर इसमें डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया के लिए बांगोर टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट है? बांगोर टेस्ट किया जाता है। डिसलेक्सिया के लिए बांगोर टेस्ट किया जाता है। उसके प्रतिपादक हैं थॉमस रिचर्ड मिल्स। किसके? बांगोर टेस्ट के। डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट वापस बताए तो क्या होता है डिसलेक्सिया। यहाँ से इसको छोड़िए, डिसलेक्सिया मैं मेरे वर्ड्स में बताता हूँ। देखो 2 शब्दों में क्या ये होता है डिसलेक्सिया, जल्दी से समझ लीजिए। डिसलेक्सिया सबसे पहली बात, यानी डिसलेक्सिया पठन विकार, एक तरीके का पठन विकार है। सर्वप्रथम इसमें मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया का एग्जैक्टली मीन क्या होता है, जो उसके रियल वर्ड होते हैं उनका मतलब क्या होता है? शब्दों की गरीबी। किसकी गरीबी? शब्दों की गरीबी। पठन संबंधी विकार है, आपका शब्द नहीं है। उसके बाद सर्वप्रथम इसकी पहचान की थी ओसवाल्ड बरखा ने। सर्वप्रथम इसकी पहचान की थी, यानी सबसे पहले क्या आई थी? बरखा। कौन आई थी? बरखा। और बरखा ने रगड़ रगड़ के दो, यानी
और रूडोल्फ बर्लिन ने शब्द दिया या सर्वप्रथम नाम दिया और सबसे पहले पहचान की इसकी बरखा ने पहचान की, बरखा ने शब्द दिया रूडोल्फ ने। ओके, ये क्या होता है, जो भी हमारे जो मन मस्तिष्क की जो मानसिक और मानसिक कृत्य होते हैं ना, उनमें जो विभेद होते हैं ना, उनका परिणाम होता है। इससे हमारे क्या होता है, जो मिलते जुलते शब्द होते हैं ना, हमारे जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उनमें डिफरेंस, जैसे दो शब्द ले लो, ये ले लो, एक होता है ये, एक होता है ये, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता। या फिर कुछ भी दो शब्द ले लिया, जैसे टे को पढ़ दिया ते, अब बोलो, अब टमाटर को टमाटर पढ़ दिया, ये होता है। तो ये क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है, डिसलेक्सिया। ओके, हकलाना या तुतलाना डिसलेक्सिया में आता है? नहीं, हकलाना या तुतलाना डिसलेक्सिया में नहीं आता। और हकलाने या तुतलाने के लिए लिंगुआ लैब होती है, प्रवर्धित वाक होता है, उसके माध्यम से ही करता है। और डिसलेक्सिया मस्तिष्क के कौन से भाग से होता है? मस्तिष्क के बाएं भाग से कनेक्टेड होता है। और डिसलेक्सिया हेतु बांगोर टेस्ट किया था। कौन सा टेस्ट है? बांगोर टेस्ट। और बांगोर टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड मिल्स ने किया। किसने किया? रिचर्ड मिल्स ने। ये आपका डिसलेक्सिया कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 2, डिसग्रेफिया। डिसलेक्सिया के बाद डिसग्रेफिया होता है, एग्जैक्टली हम बोलते हैं ग्राफिया, बट डिसग्रेफिया होता क्या है, देखो ध्यान से। ग्राफ कहाँ बनाते हैं हम? लिखते हैं तब बनाते हैं ना, ग्राफ। ओके, ग्राफ हम कब बनाते हैं? जब हम लिखते हैं तो। यानी डिसग्रेफिया एक प्रकार का लेखन संबंधी विकार है। कैसा विकार है? लेखन संबंधी विकार है। इसके कारण बालक की लिखावट सुंदर नहीं हो पाती है। यानी जैसे बोलते हैं ना हमारे बड़ी कि शाही में कीड़ी भर के छोड़ देते हैं, तो वही होता है। ऐसे 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 लिखते हैं, ऐसे लिख दिया, अनाम आम खाता है, अब पता नहीं क्या लिख रहा है, फारसी लिखा। अब जैसे डॉक्टर लिखते नहीं, तो वो उनकी डिसग्रेफिया होता है। अब हालांकि उनकी तो लैंग्वेज ऐसी होती है, उनका नहीं हो सकता, ऐसे लिखता है। अब ये क्या होता है? ये एक तरीके एग्जैक्टली मैंने मेरे अकॉर्डिंग सेंटेंस लिया कि राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, बट एग्जैक्टली सीता ना तो राम आम खा रहा है, ना सीता गाना गा रही है, ना दूसरे के समझ में आ रहा है, ना खुद के समझ में आ रहा। ये क्या होता है? डिसग्रेफिया। यानी जो शब्द होते हैं ना, उनको सही ढंग से नहीं लिख पाता। सिंपल सी बात, ऐसे बोलते ना कि शाही में कीड़ी भर के छोड़ देते हैं, वही एग्जैक्टली लैंग्वेज होती है। यानी लेखन संबंधी विकार होता है इसमें। इसके कारण बालक की लिखावट सुंदर नहीं हो पाती है। बालक अक्षरों और शब्दों के मूल रूप को नहीं लिख पाता है, जो उनका मूल ढांचा जो होता है, मूल रूप होता है। जैसे कि कै यूँ लिखते हैं, एग्जैक्टली देखिए ध्यान से, यहाँ तो नहीं दिखेगा ये कलर। ऐसे कै यूँ लिखते हैं, कैसे? यूँ लिखते हैं ना, लेकिन बालक क्या लिख देगा उसको? यूँ लिखते हैं ना, हाँ यूँ लिख देगा। अब बोलो, अब अंतर हो गया ना। लिखना ऐसे है, लिख देगा ऐसे। जैसे ले यूँ लिखते हैं, मार्कर, ये भी पेन भी, ये भी नाटक करने के कई बार। ले यूँ लिखते हैं, लेकिन उसको यूँ लिख देगा। अब बोलो, जय यूँ लिखते हैं तो उसको यूँ लिख देगा, यूँ लिख देगा। कैसे भी, मतलब उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लिख देगा। तो वो क्या होता है? वो एक तरीका डिसग्रेफिया होता है। डिसग्रेफिया में क्या होता है? लेखन संबंधी विकार होता है, और इसमें बालक की लिखावट सुंदर नहीं होती। बालक अक्षरों और उनके जो शब्दों का मूल रूप को नहीं लिख पाता, और बालक सीधी रेखा या सीधी पंक्ति में नहीं लिख पाता। यानी लिखना शुरू किया यहाँ से। लिखना क्या था? एक तो बोर्ड महाशय पता नहीं क्या चाहते हैं आज। लिखना क्या था बालक को? ये लिखना था। ओके, बट बालक क्या करता है? यहाँ से चले भाई साहब, अब बोलो, लाइन थी यूँ, भाई साहब ने कर लिया यूँ, जबकि एग्जैक्टली क्या होता है? यूँ होता है। अब मेरे में मत जाना कि मतलब डिसग्रेफिया है ये, हो जल्दी में लिखने चक्कर नहीं हो, बस है होता है ना। है कोई इतना टाइम कौन लगाई, सीधा यूँ होता है। अगर समझ राम आम खाता है, ये बस खत्म, बात खत्म। ओके, बट ये डिसग्रेफिया नहीं है ना। तो क्या होता है? डिसग्रेफिया लेखन, डिसलेक्सिया क्या है? एक तरीके का पठन विकार है, जबकि डिसग्रेफिया एक तरीके का लेखन विकार है। नेक्स्ट नंबर 3, डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया क्या होता है? यानी मोर बना देना। सिंपल से जैसे बोलते हैं ना, मोर बना देंगे उसको। मोर मतलब ऐसे भ्रम, इमेजिनेशन, कल्पना, भ्रम की कपोल कल्पना, फैंटेसी। भ्रम की स्थिति में, किसमें? डिसमोर्फिया मतलब उसको भ्रम की स्थिति में डाल देना। किसको? भ्रम की स्थिति में। और व्यक्ति यह सोचता है कि उसके शरीर के कुछ अंग मोटे और कुछ अंग क्या हैं? दुबले पतले। जैसे
एग्जैक्टली व्यक्ति कैसा होता है, ऐसा होता है, मान लीजिए कि ऐसा है, ऐसा है, सूट बूट पहना देना इसको, ये ऐसा है। लेकिन बाल व्यक्ति क्या सोचेगा, इसके बटन लगा देते हैं, ये पॉकेट बना देते हैं, इसकी हेयर स्टाइल कर देते हैं, इसके कान, इसके नाक, सब कुछ है ना। लेकिन सोचता क्या है, पॉकेट इस साइड होता है, लेकिन कोई नहीं, जिस इधर ही मान लो दोनों साइड पॉकेट है, ये लो, ये लो। अब व्यक्ति क्या सोचेगा कि उसका ये कान तो छोटा सा है और ये कान बड़ा है, ये आँख छोटी है, ये आँख बड़ी है ना। और जैसे गला ना, से ये हाथ तो छोटा सा है, पतला सा, और ये हाथ है जो ना इधर वाला, ये यूँ मोटा आता है, और ये जो पैर है ना, ये पैर बिल्कुल पतला सा ऐसे वाला, और ये पैर इतना इतना मोटा पैर है। ऐसे सोचता है क्या आदमी, क्या सोचता है, ऐसे सोचता है। अब देखो ऐसे होता है, ऐसे लग जाता है व्यक्ति, क्या से क्या हो गया, देखते देखते हैं। यानी डिसमोर्फिया का मतलब होता है मोर बना देना, मतलब एक तरह की कैसे कल्पना करना कि जैसे बालक या व्यक्ति ये सोचता है कि जो उसकी बॉडी का एक पार्ट है ना, वो तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी मतलब लार्ज है, दूसरे पार्ट काफ़ी बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल सूक्ष्म सा, ऐसे अजीब सा है। व्यक्ति अपने शारीरिक संरचना की तुलना अन्य किसी व्यक्ति के साथ शुरू करना शुरू करता है। अब मैं कहूँ कि मेरी बॉडी सलमान खान की तरह नहीं है, तो भाई साहब कहाँ सलमान खान, कहाँ तुम, रात दिन का अंतर है। तो यही क्या होता है, ये डिसमोर्फिया होता है। ऐसे बोलते ना कि मतलब ऐसे मैं इसकी तरह नहीं दिखता, इसकी तरह नहीं दिखता, फलान दिखता, तो वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे डिसमोर्फिया के शिकार होते हैं है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है, अब आप में से कई वो कहते हैं ना माता शक्ति वाले सोच रहे होंगे क्या कि हम तो उसकी तरह दिखते हैं, उसकी तरह दिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसमोर्फिया। ओके, खुद को खुद की तरह दिखो, बात काफ़ी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या, व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान, ज्ञानवान, सुंदर मानने शुरू करता है। यानी बस की दुनिया में सबसे बड़ा प्रख्यात पंडित कौन, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, मैं जब करना था सब कुछ। ज्ञानवान, बहुत ही इंटेलिजेंट कि बस मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बन गया, और बहुत ही सुंदर, जैसे पता नहीं मैं ही सब कुछ बन गया। वो क्या होता है, वो डिसमोर्फिया में होता है, यानी भ्रम की स्थिति में, टोटली डबाचौक, भ्रम की स्थिति में रहने वाला। नेक्स्ट क्या, एक बालक भूलवश सांप को रस्सी और रस्सी को सांप समझ लेता है, ये भी क्या है, भ्रम है। वो कालिदास वाली बात है ना, किसकी नहीं, कालिदास की नहीं, सूरदास की, कालिदास की, इसकी कि वो खिड़की पे सांप लटका हुआ था, वो सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गया, बाद में उसकी वाइफ ने कहा कि सांप था, रस्सी नहीं थी। तो क्या होता है, बालक भूलवश रस्सी को सांप समझ लेता है, सांप को रस्सी समझ लेता है। अब मान लो रस्सी फेंकी, उस जगह सांप आ गया, और सांप आ गया तो उसको पकड़ के ऐसे बैठ जाएगा, रस्सी है तो ये क्या होता है, ये मतलब भ्रम की स्थिति। मृगमरीचिका होती है, जो गर्मियों में जो पानी दिखता है ना, सड़क पे हम जाते हैं ऐसे, तो सड़क पे जो हमें पानी दिखता है कि हम जैसे गाड़ी चल रही है तो सड़क पे दिखता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो पानी नहीं होता। ऐसे ही रेगिस्तान में हमें जो गर्म हवाएं चलती है ना, गर्म लू चलती है रेगिस्तान में, लू बोलते हैं ना रेगिस्तान में, तो उसमें यूँ लगता है ऐसे, मतलब ऐसे हवा ऐसे, मतलब ऐसे भाप सी दिखती है कि पानी बह रहा है ऐसे, जबकि एग्जैक्टली वो पानी नहीं होता वहाँ। तो वही क्या होती है, मृगमरीचिका, गर्मी में सड़क पर जो पानी होता है वो वाला क्या होता है, डिसमोर्फिया। यानी जहाँ पर जितनी भ्रम की स्थिति होती है, जहाँ पर जितनी भ्रम की स्थिति होती है वो क्या होता है, डिसमोर्फिया होता है। क्या होता है, डिसमोर्फिया। ओके, 3 पढ़े, कौन कौन से, डिसकैल्कुलिया, सबसे पहले डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिसग्रेफिया लेखन संबंधी, डिसमोर्फिया भ्रम संबंधी, 3 विकार। नंबर 4 डिसकैल्कुलिया, सॉरी, डिसकैल्कुलेट क्या होता है, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन मतलब गणना संबंधी, यानी गणित संबंधी विकार। कैसा विकार, गणित संबंधी विकार। इसमें इसके कारण बालक गणित के नियमों, सिद्धांतों और समीकरणों को समझने में तथा उन्हें हल करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी गणित के नियम, सिद्धांत वगैरह ना, उनको समझने में और उनको हल करने में कठिनाई का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, कठिनाई का। कैलकुलेशन से संबंधित है, कैलकुलेशन से बालक में गणित के प्रति भय की स्थिति पैदा होती है। ऐसे लगता है गणित से डरता है बालक, गणित का फोबिया, मैथ्स का फोबिया बन जाता है, और बालक धीरे धीरे गणित में रुचि ले, क्योंकि जब रुचि लेना समाप्त करता है, यानी जिस चीज़ से गणित में भय लगता है उस चीज़ में बालक उसके पीछे हटना शुरू कर देता है। यानी बालक में क्या हो जाता है, गणित में रुचि लेना समाप्त हो जाता है। क्लियर, यानी सबसे पहले डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिसग्रेफिया लेखन संबंधी, डिसमोर्फिया भ्रम संबंधी, डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी विकार। नेक्स्ट एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, क्षुधा अभाव और क्षुधा अतिशय। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, एक तो होता है क्षुधा अभाव और एक होता है क्षुधा अतिशय। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, जैसे लड़के बोलते हैं कि लगता है मैं मोटी हो रही हूँ, फिगर मेंटेन करने वाला, ऐसे बोलते हैं ना फिगर मेंटेन कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली वो एनोरेक्सिया नर्वोसा होते हैं।
क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। यानी आज के बाद आपको ये आपके आसपास दिख जाए कौन, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का पालन करता हुआ दिख जाए। क्या कि एनोरेक्सिया और बुलिमिया समझाता हूँ। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, वजन संबंधी होता है। किसमें, ज़्यादातर ये लड़कियों में होता है। किससे रिलेटेड होता है, वजन संबंधी। और ऐसे सोचते ना कि लगता है मैं मोटी हूँ, ऐसे ये सोचते ना। और इससे क्या करते हैं, इसके लिए वो काय काम करते हैं, कौन सा, फिगर की स्पेलिंग होती है शायद, फिगर की स्पेलिंग नहीं, ये नहीं होती है, एक मिनट ये नहीं होती है, फिगर की स्पेलिंग ये होती है। यानी खुद के फिगर को क्या करते हैं, वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अपने फिगर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या रहते हैं, किशोर लड़कियों में ज़्यादा होता है। किशोर होते हैं जो वर्तमान इस टाइम प्रेजेंट वाले टाइम पे चल रहे हैं आप लोग, इनमें ज़्यादा होता है कि मतलब खुद की डाइटिंग करने वाला, फिगर मेंटेन करने वाला, खुद को अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन में रहने वाले, ये किस में आते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा को हिंदी में बोलते हैं क्षुधा अभाव। क्षुधा मतलब भूख, भूख का अभाव। यानी इसमें वजन संबंधी होता है, लड़कियों में होता है, ज़्यादातर किशोर लड़कियों में होता है। इसमें क्या होता है कि लड़कियां अपने फिगर को मेंटेन करने की सोचती हैं, ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि मोटी हो रही हूँ, और इससे क्या रहती है, वो अवसाद में, चिंता में और चिड़चिड़ेपन में। नेक्स्ट ये रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, किस में होता है, लड़कियों में। किससे संबंधित, वजन संबंधित। क्या होता है, मतलब फिगर मेंटेन से रिलेटेड। इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन होता है। ज़्यादातर किस में होता है, किशोर लड़कियों में होता है, क्षुधा अभाव। नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। कौन सा, बुलिमिया नर्वोसा, यानी क्षुधा अतिशय, क्षुधा अतिशय। अतिशय क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है कि कई मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक भोजन करना। बोल सारो गिटले, सिंपल सी बात, दो शब्दों में बात है, बोलो सारो गिटले, पहले तो बेअंदाज बारो गिट लियो, और फिर वो जरे को ने तो उसको निकालने के लिए तो उल्टियाँ करता है बार बार, या फिर दवाइयाँ लेता है, या फिर खाना खाया और सीधे निकल गए 2 नंबर के लिए, यानी फ्रेश होने के लिए। ओके, तो ये क्या होता है कि कभी भोजन ज़्यादा कर लेना, कभी भोजन कम कर लेना, वजन को लेकर चिंतित रहना, ये बुलिमिया नर्वोसा है। कैसे, जैसे मान लो कोई लड़का है, ये शादी में गया, वहाँ इसने तरह तरह के पकवान देखे, ये भाई साहब यहाँ से लगा चरने और यहाँ तक ये दबा के खाया ढंग से, बस क्या मतलब पेट से बाहर निकलने वाला, सब कुछ गले से वापस आने वाला है। अब इसने खा तो लिया, बट बाद में इसको क्या लगा, बाद में इसको लगा कि यार ये तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। अब घर आके उस चीज़ को निकालने की कोशिश करेगा, या तो कहाँ जाएगा इस चीज़ के लिए, या फिर कहाँ जाएगा, या फिर दवाई लेगा, या दवाई नहीं लेगा तो क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा, नहीं उल्टी करेगा। ओके, सीधी नहीं करेगा, उल्टी करेगा, ठीक है ना। ये काम कौन करते हैं, ये क्षुधा अतिशय में करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें वजन को लेकर चिंता होती है और अत्यधिक भोजन करते हैं, इसमें अत्यधिक भोजन करना, ठीक है। यानी बोल सारो गिट लेना तो बोलो, देखो बुलिमिया बोल सारो गिट लेना, बोलो सारो गिट लेना तो मतलब बुलिमिया नर्वोसा। और खानों ही को नहीं, ये खाने में एम करना, मतलब ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, तो वो क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत, क्षुधा अभाव, और बुलिमिया नर्वोसा क्षुधा अतिशय। नंबर 1 डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। डिसग्रेफिया, लेखन संबंधी विकार। डिसमोर्फिया, भ्रम की स्थिति। डिसकैल्कुलिया, वजन से कैलकुलेशन यानी मैथ से संबंधित, गणित से रिलेटेड विकार। एंड बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्षुधा अभाव, और बुलिमिया नर्वोसा क्षुधा अतिशय। नेक्स्ट नंबर 7, नेक्स्ट नंबर 7 अफेजिया। बस 6 याद रखने थे बड़े वाले, एक ये 7 वाला इधर रख लो, ये रख लेना, 7 नंबर और याद रख लेना, बस 6 सफिशिएंट है। अफेजिया शुरू के 6 याद रखने वो काफ़ी, और एक इसके बाद एक बीच में हो रहेगा, बस वो काफ़ी सफिशिएंट। अफेजिया क्या होता है, अफेजिया का मतलब होता है भाषा संप्रेषण संबंधी विकार, यानी ऐसे मतलब बोलने में ऐसे मतलब अफेयर, ऐसे मतलब ऐसे आवाज़ निकलने वाली, भाषा संप्रेषण संबंधी विकार। इसके कारण बालक का भाषा विकास ढंग से नहीं हो पाता है, और बालक अपने विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। यानी
भाषा और संप्रेषण संबंधी विकार होता है कि बालक को, इसके कारण क्या होता है, बालक में भाषा का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है और बालक अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। बालक के जो विचार होते हैं उसके मन में, उन विचारों को बालक सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है नंबर 8 डिस्फेजिया। अफेजिया भाषा संप्रेषण में और डिस्फेजिया मस्तिष्क में चोट या क्षति के कारण। डिस्फेजिया यानी डिस्क की लगना, डिस्क की कहाँ लगती है, मस्तिष्क में लगती है, तो मस्तिष्क में चोट या फिर क्षति होना, इसके कारण व्यक्ति की आवाज़ जा सकती है, याददाश्त जा सकती है, और याददाश्त दोनों जा सकती हैं। यानी डिसअफेजिया के कारण व्यक्ति की आवाज़ भी जा सकती है, याददाश्त भी जा सकती है, और आवाज़ और याददाश्त दोनों जा सकती है। जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं ना, कुछ की आवाज़ चली जाती है, कुछ की याददाश्त चली जाती है, फिर वापस आती है, तू मेरी अधूरी प्यास प्यास गजनी, तेरे नाम और देखने आपने बहुत सारी, वो क्या होती हैं, वो सारे के सारे डिस्फेजिया के शिकार हैं। किसके शिकार हैं, डिस्फेजिया के। उसके बाद यानी अफेजिया भाषा संप्रेषण में, डिस्फेजिया मस्तिष्क पर चोट लगने में। नंबर 9 अप्रेक्शिया। अप्रेक्शिया एक तरीके का शारीरिक विकार होता है। अप्रेक्शिया एक तरीके का शारीरिक विकार होता है। इसमें बालक की जो मांसपेशियां होती हैं ना, एक तरीके का शारीरिक विकार है, उसमें बालक अपनी मांसपेशियों का संचालन सही ढंग से नहीं कर पाता, यानी मतलब अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। अप्रेक्शिया मतलब अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, उसकी मांसपेशियां होती हैं ना, वो सही ढंग से नहीं काम कर पाती। कैसे कि बालक सही से चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, झुक नहीं पाता, वजन उठाने में, इन सब में क्या होता है, बालक को कठिनाई, क्योंकि उसकी मांसपेशियां उसका साथ नहीं दे रही, तो इन सब में क्या होगी, उसको प्रॉब्लम होगी। तो अप्रेक्शिया क्या होता है, शारीरिक विकार है एक तरीके का, और इसमें बालक अपनी मांसपेशियों का सही ढंग से संचालन नहीं कर पाता है। इसमें बालक चलने, दौड़ने, फिरने, घूमने, नहाने धोने, खाने पीने, वजन उठाने, कठिनाई, इन सब में कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट है नंबर 10 डिस्प्रेक्शिया। डिस्प्रेक्शिया तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार। अप्रेक्शिया शारीरिक विकार, अपने आप पर कंट्रोल। डिस्प्रेक्शिया, डिस यानी आपका जो मस्तिष्क है, तंत्रिका तंत्र, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। इसके कारण बालक सूक्ष्म गति कौशल में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। सूक्ष्म गति कौशल में यानी कैसे, जो उसके आंख और हाथ का संचालन है, यानी देख मतलब ऐसे आंखों से इशारा कर रहा है कि उत्तर दिशा में जाओ, और हाथ से इशारा कर रहा है कि दक्षिण में जाओ। यानी जैसे ये कोई बालक है, अब मान लीजिए ये इसका हाथ है, हाथ से तो यूँ बोल रहा है कि इस दिशा में जाओ, ठीक है ना, लेकिन आँख से इधर देख रहा है, कहाँ पे, इस दिशा में। तो क्या होता है कि एग्जैक्टली से आँख और हाथ का जो कॉम्बिनेशन है ना, क्या वो मैच हो रहा है, नहीं वो मैच नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है आपका डिस्प्रेक्शिया। क्या होता है, डिस्प्रेक्शिया यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार होता है। इसके कारण बालक सूक्ष्म गति कौशल यानी आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है उनको नहीं कर पाता है, और व्यक्ति जो होता है बालक आँख व हाथ मतलब आँख और हाथ के संचालन का, आँख या शरीर के जो अन्य अंग होते हैं उनके साथ संचालन का आपस में तारतम्यता नहीं रहती उसमें, कि पैरों से कुछ ही दिखा रहा है लेकिन आंखों से कुछ ही, आंखों से रो रहा है लेकिन चेहरे पे स्माइल दिखा रहा है, आंखों से हंस रहा है लेकिन चेहरे पे रोना दिखा रहा है। तो वो होता है, वो क्या होता है, वो डिस्प्रेक्शिया होता है, यानी उस चीज़ को मतलब प्रेषित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्शिया मतलब सही ढंग से प्रेषित नहीं कर पाता उस चीज़ को। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट हो रहा था बीच में ये, यानी 6 तो शुरू के और एक ये 7 नंबर बस ये 7 याद रखने। कैसे, प्रोजेरियम। प्रोजेरियम क्या होता है, यानी प्रो जरा यानी जरेरियम, जेरियम देखो, जेरियम से जरा यानी छोटी उम्र में बूढ़ा हो जाना, यानी कम आयु में वृद्धावस्था जैसे लक्षण दिखाई देना, जैसे बाल सफ़ेद हो जाना, नज़र का चश्मा, छोटी सी उम्र है लेकिन बाल ऐसे सफ़ेद हो जाना, 20 साल में बाल सफ़ेद हो जाना, वो क्या होता है, प्रोजेरियम होता है। यानी जरा, प्रोजेरियम यानी प्रो यानी पहले, जरा यानी बूढ़ा हो जाना, प्रोजेरियम। ऐसे मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक्जैक्टली मीनिंग इसका ये नहीं होता है, एक्जैक्टली मीनिंग होता है कम आयु में वृद्धावस्था को प्राप्त करना, ये होता है। यानी जैसे बाल सफ़ेद हो जाना, कम आयु में बाल सफ़ेद होना, नज़र का चश्मा लग जाना, ये सब किस में आते हैं, प्रोजेरियम में। नेक्स्ट एमनोशिया। एमनोशिया क्या होता है, एमनोशिया होता है किसी भी ज्ञान या वस्तुओं का बहुत कम समय तक याद रखना। एमनोशिया यानी हमें जो भी चीज़ें बहुत कम टाइम तक याद रहती हैं, छोटे से लिमिटेड टाइम तक याद रहती हैं, छोटे से बहुत ही कम टाइम के लिए याद रहती हैं, वो क्या होता है, एमनोशिया। यानी कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी ज्ञान होता है, वो बहुत ही कम समय तक याद रहना, किसके ने, बहुत ही कम समय तक याद रहना, वो क्या होता है, एमनोशिया होता है। नेक्स्ट इम्नोसिना, इमसोमिना, इनसोमिना। इनसोमिना क्या होता है, रात को नींद आना, इन सोमिना, देखो मारवाड़ी में बोलते हैं ना, इन सो मिना, यानी मतलब किसी बच्चे को सुलाने के लिए बोलते हैं इधर सो जाते हैं, यानी रात को नींद नहीं आना, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती भाई साहब, नींद नहीं आओ तो गोली लो, सिंपल सी बात। तो इन सोमिना मतलब रात को नींद न आना, रात को नींद न आना। और सोमने बुलिसम, सोमने बुलिसम, सोमने यानी सोना मना है, बुल की तरह चलते रहो, सोना मना है, सोमने बुलिसम,
सोमने बुलिसम यानी सोना मना है, बुल की तरह चलते रहो। सोना मना है और बुल की तरह चलते रहो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला अगला क्या है? उसके बाद अगला है सोमनी लोक्विज्म। सोमनी लोक्विज्म, इन सोमिना तो क्या होता है? इन सोमिना का मतलब होता है रात को नींद नहीं आना, मतलब नींद नहीं आना। सोमने मतलब सो मना है, सोना मना है लेकिन नींद में चलना, बुल की तरह चलना, रात्रि में नींद में चलना। और सोमनी लोक्विज्म यानी सोम होता है सोने, सोना मना है, और लोक जो आपका मुंह का लोक है ना वो बंद नहीं रहता। मुंह का लोक या नींद में बोलना बड़बड़ाना, मुंह का लोक आपका बंद नहीं रहता, यानी सोमनी लोक्विज्म। इन सोमिना नींद में नींद नहीं आना, सोमनी बुलिज्म नींद में चलना, और मतलब सोमनी लोक्विज्म नींद में बड़बड़ाना या बोलना। ब्रैक्सिज्म, ब्रैक्सिज्म क्या होता है? दांत पीसना। कोई भी काम करते समय से बर बर कर कर ऐसे दांतों को पीस देते हैं, कोई भी काम करते समय दांतों को पीसना, वो क्या होता है? ब्रैक्सिज्म। क्या होता है? ब्रैक्सिज्म। कोई भी काम करते समय दांतों को पीसना क्या होता है? ब्रैक्सिज्म होता है। एंड द लास्ट टू कौन कौन सी बची? 17 नंबर न्यूरोसिस। ये देखो, ये इस बालक को भी क्या है? डिस्ग्रेफिया है चलते चलते, लेकिन बालक को नहीं है तो कॉपी की फोटो लेते टाइम हुआ है, बाकी बालक के देखो ऊपर से लाइन सही है बिल्कुल। न्यूरोसिस न्यूरोसिस क्या है? ये औपचारिकता मात्र है, इसमें व्यक्ति को वास्तविक दुख या सुख का अनुभव नहीं करता। मतलब दिखाने के लिए हंस रहा है लेकिन वास्तव में उसको कोई भी सुख नहीं है, दिखाने के लिए रो रहा है बट वास्तव में उसके पास कोई भी दुख नहीं है। ओके, न्यूरोसिस में क्या होता है कि इसमें दिखाने के लिए तो कुछ करता है लेकिन वास्तव रूप से ऐसा नहीं होता। जैसे दिखाने के लिए हंसता है लेकिन वास्तविक रूप से उसके पास कोई भी हंसी का कोई भी नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए रो रहा है बट वास्तविक औपचारिक रूप से उसको, मतलब औपचारिकता के लिए काम कर रहा है, वास्तविक रूप से उसको फील ये चीज़ नहीं फील हो रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है? इसमें व्यक्ति को वास्तविक रूप से सुख या दुख का अनुभव होता है। साइकोसिस में व्यक्ति को वास्तविक रूप से सुख या दुख का अनुभव होता है। ये अपने 18 अधिगम के पठार थे, टोटल के टोटल आपके कंप्लीट। बाकी आगे वाला देखेंगे अगले सेशन में, बट इसके बाद पीछे वाला कर लेते हैं फटाफट रिवाइज। अधिगम के पठार एक एक को। नंबर वन कौन सा? डिसलेक्सिया। लेक्सिया मतलब डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। नंबर 2 डिसग्रेफिया, ग्रेफिया मतलब लेखन संबंधी विकार। तीसरा नंबर डिसकैलकुलिया यानी गणना संबंधी विकार। 4 नंबर डिसमोर्फिया यानी भ्रम संबंधी विकार। 5 नंबर एनोरेक्सिया नर्वोसा। 5 नंबर एनोरेक्सिया नर्वोसा था 5 नंबर एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? मतलब जो क्षुधा अभाव, एनोरेक्सिया नर्वोसा। 6 नंबर बुलिमिया नर्वोसा यानी क्षुधा अतिशय। 7 नंबर अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया होता है मतलब जैसे भाषा और संप्रेषण में, और एक बीच में इंपॉर्टेंट कौन सा था वैसे पूरे पढ़ लें। डिस्फेजिया क्या होता है? मस्तिष्क पर चोट लगना, और एक बीच में एक इंपॉर्टेंट था प्रोजेरियम। 6 तो याद रखने, 7 रख लो, 7 याद रख लें। और एक प्रोजेरियम यानी बूढ़ा, पहले बूढ़ा हो जाना, पहले ही बूढ़ा हो जाना, मतलब पहले ही जरा हो जाना, पहले ही बूढ़ा हो जाना। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 तो वैसे याद हो गए। 3 कौन से? सोने वाले। मतलब इन सोमिना रात को नींद नहीं आना। सोमने बुलिज्म सोते सोते नींद में मतलब बुल की तरह चलना। सोमनी लोकविज्म यानी सोते समय लोक नहीं रहना। 8 और 3 11 ब्रोक्सिज्म। ब्रोक्सिज्म क्या होता है? ब्रोक्सिज्म होता है मतलब दांत पीसना, वैसे वैसे कर कर बर बर करना, वो क्या होता है? ब्रोक्सिज्म होता है। और न्यूरोसिस यानी औपचारिकता मात्र, दिखाने के लिए दुख है, एग्जैक्टली कुछ नहीं है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साइकोसिस। साइकोसिस मतलब रियल में दुख और उसको फिर। न्यूरोसिस यानी कोई भी रोना वोना कुछ नहीं है, न्यूरोसिस नहीं रोना है, एग्जैक्टली रियल में नहीं रोना है। और साइकोसिस की रियल में मतलब सही से रोना है। साइकोसिस मतलब सही से रोना है। कम से कम 14 तो याद हो गई, बचे 4 याद कर लो, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रेक्षा डिस्प्रेक्षा डिस्पेजिया फेजिया, बस 4 बात खत्म, टोटल हो गए 18। ये अपने अधिगम पठार कंप्लीट। नेक्स्ट एडिंग में थोड़ा अधिगम के प्रकार, और अधिगम के प्रकार के बाद अपने अधिगम के सिद्धांत आ जाएंगे, जो अपन कल थोंडाई का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, ओके। ये आज का सेशन अपना हो गया कंप्लीट। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है,
कमेंट करना है, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है। और आप ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीड विद दुरेना, इसको अवश्य ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको क्विजेस, PDF नोट्स वगैरह सब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।